हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। क्लास 11 की पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और समस्थानिक, समभारिक तथा समन्यूट्रॉनिक के बारे में। थॉमसन और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया और इस परमाणु मॉडल की असफलता के बाद नील्स बोर नाम के वैज्ञानिक ने परमाणु में उपस्थित अवयवी कणों की अस्थायित्व की व्याख्या के लिए एक नया प्रयोग स्टार्ट किया। उस प्रयोग को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को पढ़ना जरूरी है। चलिए उन चीज़ों को हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला विद्युत चुंबकीय विकिरण। विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या है? विद्युत चुंबकीय विकिरण बताने के लिए मैक्सवेल ने 1870 में विकिरण की तरंग प्रकृति की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। जेम्स मैक्सवेल नाम के वैज्ञानिक ने 1870 में विकिरण की तरंग प्रकृति यानी विकिरण तरंग की तरह गति करता है या तरंग की तरह व्यवहार करता है या बताने के लिए जेम्स मैक्सवेल नाम के वैज्ञानिक ने एक व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत कहते हैं। ये सिद्धांत क्या था, इसकी विशेषताएं क्या हैं, चलिए देखते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरणों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। देखिए, विद्युत चुंबकीय विकिरणों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। सबसे पहला है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य सबसे पहले तो जानते हैं तरंग क्या है। तरंग देखिए, तो ये हो गया तरंग। अब तरंग के ऊपर के भाग को इसे कहते हैं शीर्ष या श्रृंग और नीचे के भाग को कहते हैं गर्त। ऊपर वाले भाग को कहते हैं शीर्ष या श्रृंग और नीचे वाले को कहते हैं गर्त। तो तरंग दैर्ध्य क्या है? दो शीर्षों या दो गर्तों के मध्य की दूरी, यानी एक शीर्ष या श्रृंग कहते हैं जिसे, एक शीर्ष ये हो गया और एक शीर्ष ये हो गया, यानी इन दो शीर्षों के मध्य की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी। तो दो शीर्षों या दो गर्तों, अब गर्त क्या है? इन दो गर्तों के बीच की दूरी, यानी ये। तो दो श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। दो शीर्ष या दो गर्त के बीच की दूरी या दो गर्त के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तो दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। दो श्रृंग या दो गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अब तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा से व्यक्त करते हैं। तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से व्यक्त करते हैं, इसे लैम्डा बोलते हैं। लैम्डा से व्यक्त करते हैं। तथा इसे एंगस्ट्राम में मापा जाता है। इसे एंगस्ट्राम में मापा जाता है। एंगस्ट्राम दूरी या लंबाई मापने की इकाई है। एक एंगस्ट्राम बराबर होता है 10⁸ सेंटीमीटर, 10⁻⁸ सेंटीमीटर या 10⁻⁻10 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, और ये हो गया मीटर। तरंग संचरण के दौरान, आवृत्ति है अगला। तरंग संचरण के दौरान यानी तरंग के चलने के दौरान 1 सेकंड में एक कितनी तरंगें चलती हैं? एक निश्चित बिंदु से, मान लीजिए एक निश्चित बिंदु है ये,
तो तरंग संचरण के दौरान एक सेकंड में कितनी तरंगें चलती हैं। मान लीजिए एक सेकंड में 2 तरंग या 3 तरंग, तो वही तरंगों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति। तरंग संचरण के दौरान तरंग के किसी बिंदु से एक सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। लिख लेते हैं, तरंग संचरण के दौरान एक निश्चित बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंगों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। यानी तरंग संचरण के दौरान एक निश्चित बिंदु से एक सेकंड में जितनी तरंगें गुजरती हैं उसे हम क्या कहते हैं? आवृत्ति। और इसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं। न्यू, ब्रैकेट भी लिख देंगे, न्यू। इसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। अगला है आयाम। आयाम क्या है? किसी तरंग में, मान लीजिए ये तरंग है, तो किसी तरंग में अक्ष से इस लाइन को, जो बीच में लाइन है, इसे मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इस अक्ष से श्रृंग की ऊंचाई, यानी अक्ष से श्रृंग कितना ऊंचा है, या फिर अक्ष से गर्त की गहराई, श्रृंग की ऊंचाई या गर्त की गहराई, तो मुख्य अक्ष से श्रृंग की ऊंचाई या फिर गर्त की गहराई को हम क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। मुख्य अक्ष से श्रृंग की ऊंचाई या गर्त की गहराई को आयाम कहते हैं। इसे ये से प्रदर्शित करते हैं। इसे ये से प्रदर्शित करते हैं। आयाम को सेंटीमीटर या मीटर में मापा जाता है। आयाम को सेंटीमीटर या मीटर में मापा जाता है। अगला है वेग। वेग क्या है? तरंग संचरण के दौरान एक सेकंड के दौरान चली गई दूरी, यानी तरंग संचरण में एक सेकंड में जितनी दूरी तय की जाती है उसे हम कहते हैं वेग। तो लिख लेंगे तरंग संचरण के दौरान किसी तरंग द्वारा एक सेकंड में तय की गई दूरी, एक सेकंड में तय की गई दूरी वेग कहलाती है।
तय की गई दूरी वेग कहलाती है। इसे c से प्रदर्शित करते हैं। इसे c से प्रदर्शित करते हैं। तरंग का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है। तरंग का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है। तरंग का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर या फिर 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर। अब वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य तो हमने पढ़ लिया। इनके मध्य संबंध क्या होता है देखते हैं। वेग, आवृत्ति व तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध है? तो वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध है देखिए। c बराबर न्यू लैम्डा, न्यू गुणे लैम्डा, या फिर हम लिख सकते हैं न्यू बराबर c अपॉन लैम्डा। वेग, आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य में ये संबंध है, यानी c बराबर न्यू गुणे लैम्डा या फिर न्यू बराबर c अपॉन लैम्डा, जहाँ c क्या है? c है वेग, c वेग है, और न्यू क्या है? न्यू आवृत्ति है, और लैम्डा क्या है? लैम्डा तरंग दैर्ध्य है। अब इससे संबंधित कुछ सवाल आते हैं, तो देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, किसी विकिरण की तरंग दैर्ध्य 1200 मीटर है, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? किसी विकिरण की तरंग दैर्ध्य 1200 मीटर है, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? अब तरंग दैर्ध्य को किससे लिखते हैं? क्वेश्चन में सबसे पहले लिख लेते हैं जो चीज़ें दी होती हैं। तो तरंग दैर्ध्य यानी तरंग दैर्ध्य को हम लिखते हैं लैम्डा से। तो तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर क्या हो गया? 1200 मीटर। ज्ञात क्या करना है? आवृत्ति। आवृत्ति को हम लिखते हैं न्यू से, तो न्यू हमें पता करना है। तो फार्मूला हमें पता है एक, c बराबर क्या होता है? न्यू गुणे लैम्डा। तो हमें न्यू पता करना है ना, तो न्यू को बाहर निकालेंगे, यानी न्यू बराबर c अपॉन लैम्डा। अब c क्या है? c तरंग का वेग होता है। तो हम जानते हैं कि तरंग का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो लिख लेते हैं, हम जानते हैं कि तरंग का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रकाश के वेग के बराबर होता है। यानी c बराबर हो जाएगा प्रकाश का वेग, यानी 3 × 10⁸ सेंटीमीटर, मीटर। अब हमें क्या पता है? लैम्डा भी पता है और c भी पता है, तो हमें पता क्या करना है? न्यू। तो यही फार्मूला लगाएंगे, न्यू इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। तो लिखेंगे न्यू बराबर c अपॉन लैम्डा, यानी c का मान यहाँ रखेंगे, तो c के जगह पर लिखेंगे 3 × 10⁸, और लैम्डा कितना है? 1200 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 1200 मीटर। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो 3 × 3, 3 × 4 12, यानी ये आ गया 1 × 10⁸ बटा 400। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से 2 जीरो हटा देंगे, तो यहाँ का 2 घात कम हो जाएगा, यानी 1 × 10⁶, 1 × 10⁶ बटे 4। अब क्या करेंगे? हम 4 से 1 को भाग कर लेंगे। 4 से 1 को भाग करेंगे, यानी ये आ जाएगा, 1 कम है तो पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ 0 बढ़ा देंगे, तो 4 दूना 8, 2 बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे क्योंकि पॉइंट लगा है,
तो 4 पंचे 20 होता है। तो ये आ गया आपका 0.25 गुणे 10 के घात 6। ये हो गया आंसर। तो आवृत्ति को हम लिखते किस में है वो लिख देंगे, इसका मात्रा। आवृत्ति होती है हर्ट्ज में, तो लिख देंगे हर्ट्ज। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता हो, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर भी किया करें, ताकि हमें थोड़ा खुशी हो।